हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से पहला जो चैप्टर डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से क्लास 12 का रिलेशन, उसको स्टार्ट कर देंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 11 का जो सेट चैप्टर है, सेट टॉपिक है, उसको उसके कंसेप्ट को समझना होगा और तब जाके हम रिलेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्लास 11 का कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्लास 12 का जो रिलेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से चैप्टर 1 जो रिलेशन है, संबंध, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें 11th क्लास का कुछ टॉपिक है जिसको देखना होगा, कुछ समझना होगा, तब उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट क्या है। ये सब जो टॉपिक है सेट, ये 11th में पढ़ना है, लेकिन इसको समझने के बाद अगर हम रिलेशन को समझेंगे तो बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। सेट को हिंदी में समुच्चय बोला जाता है। तो सेट क्या है, कहते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हिंदी में है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सेट क्या है, एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, सेट, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तब इसमें वर्ड आया वेल डिफाइंड, मतलब सुपरिभाषित शब्द आया ना। देखते हैं कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं। कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का अर्थ क्या है, देखेंगे। कहते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का तात्पर्य है कि संग्रह के वस्तु एक दूसरे से भिन्न हो, अर्थात संग्रह में किसी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तथा दूसरा कंडीशन क्या है सेट होने के लिए, सुपरिभाषित का मीनिंग क्या है, तो प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को धारण करते हो जिसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सके कि दिया हुआ वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि सेट, समुच्चय, किसी समूह को, किसी संग्रह को हम कहेंगे कब, जब वो सुपरिभाषित हो। अब सुपरिभाषित का मीनिंग क्या है, तो सुपरिभाषित के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कि उस समूह के अंदर किसी भी, उस संग्रह के उस समूह के अंदर किसी भी वस्तु का रिपीटिशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरा कि उस संग्रह के अंदर किस वस्तु को रखना है और किस वस्तु को नहीं रखना है, मतलब कौन सा वस्तु शामिल होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट शामिल नहीं होगा, इसकी हम पहचान कर सके कि हाँ इसको शामिल करना है, इसको नहीं करना है, तो क्या कहेंगे कि वो क्या है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। और जैसे ही वेल डिफाइंड हो जाएगा तो वो संग्रह कैसा हो जाएगा, वो जो संग्रह होगा, समूह होगा, वस्तु होगा, वो क्या होगा, समुच्चय कहला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा नहीं देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 23 विद्यार्थियों का समूह, पूछा जाए कि क्या 23 विद्यार्थियों का जो समूह है वो सेट है, तो देखते थोड़ा सा। अच्छा, 23 विद्यार्थियों का समूह, तो किसको कहे, इसका नापने का कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है कि हम जिसको तेज माने वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो तेज ना हो, मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए तेज का डिफिनीशन जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है ना कि कोई क्या हो, खेलने में तेज हो सकता है कि कोई पढ़ाई में तेज हो सकता है कि कोई किसी और चीज में तेज हो। तो हम तेज किसको कहे, अब ये जो तेज वर्ड है ये डिफाइन नहीं है। तेज का पैमाना, मापन, पैमाना नहीं है, तो हम तेज किसको कहेंगे ये नहीं पता। अब लेकिन इसी में कोई कंडीशन दे दिया जाए, क्राइटेरिया दे दिया जाए और तब बोला जाए, तब वो क्या हो जाएगा। जैसे देखते हैं क्या है दूसरा, तो ये क्या है, 23 विद्यार्थियों का समूह। तो 23 विद्यार्थियों का समूह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर देखते दूसरा,
तेज विद्यार्थियों का समूह, तेज वे हैं जिनका 10वीं में 400 से अधिक अंक है। अब ये क्या है, कह रहा है कि तेज विद्यार्थियों का समूह, तेज उसको माना गया है जिसका 10th का मार्क्स कितना है, 400 से अधिक, तो 400 प्लस है। तो अब क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमें पता है कि किसको सेट के अंदर रखना है और किसको सेट के अंदर, किसको मतलब समूह के अंदर रखना है और किसको समूह के अंदर नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को, क्या स्टूडेंट को उठा उठा के खड़ा करके पूछते हैं कि आपके, तुम्हारा कितना नंबर है, तो वो बोलेगा कि मेरा इतना है, 390 मान लीजिए बोल दिया। तो 390 वाले को क्या करेंगे, समूह में शामिल करेंगे नहीं, क्या, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया कि 400 से अधिक। फिर दूसरे को खड़ा किए, दूसरा बोला कि मेरा 405 है, तो उसको शामिल कर लेंगे। फिर तीसरा बोला कि मेरा 300 है, तो उसको नहीं करेंगे। फिर अगर अगला बोला कितना है मेरा, 450 है, तो उसको भी समूह में शामिल कर लेंगे। तब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमें पता है कि समूह के अंदर किसे शामिल करना है और किसे शामिल नहीं करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। फिर अगला क्या है, सभी प्रकृत संख्याओं का समूह। अब सभी प्रकृत संख्याओं का समूह समुच्चय है कि नहीं है, तो देखते हैं। अब कोई भी संख्या उठाते हैं, जैसे ले लिया जाए 5, तो क्या 5 एक प्रकृत संख्या है, हाँ है, तो ये तो समूह में शामिल हो जाएगा। -3 की बात करें तो -3 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, -3 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको समूह में शामिल नहीं करेंगे। 7 प्राकृतिक संख्या है, हाँ, तो ये है, तो 7 को समूह में शामिल कर लेंगे। -1 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, तो इसको समूह में शामिल नहीं करेंगे। ओवरऑल करने का मीनिंग क्या है कि अब हमें पता है कि किस संख्या को इस समूह में शामिल करना है और किस संख्या को नहीं करना है, तो पता है ना हमें, हम बता सकते हैं कि हाँ ये शामिल होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या है, सेट है। फिर अगला है सभी पूर्णांकों का समूह। फिर वही चीज है, सभी पूर्णांकों का समूह, तो पूर्णांक के अंदर अब कोई भी संख्या लेते हैं, देखते हैं कि वो पूर्णांक है कि नहीं। तो जैसे बात किया जाए 10 की, तो 10 क्या पूर्णांक के अंदर आएगा, तो हम बिल्कुल आएगा, तो उसको समूह में ले लेंगे। -3, तो हाँ -3 भी पूर्णांक के अंदर आएगा, तो उसको भी इसमें ले लेंगे। 0, तो हाँ 0 भी आएगा, उसको भी ले लेंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 2/3, तो क्या 2/3 नहीं, तो 2/3 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि किसको समूह में लेना है और किसको समूह में नहीं लेना है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष के महीने तो हम जानते हैं कि क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब कहता है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम तो बता सकते हैं ना कि जनवरी क्या होता है, जे से स्टार्ट होता है, तो जनवरी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फरवरी होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो जैसे स्टार्ट नहीं होता है। मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा। फिर जुलाई हो जाएगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बता पा रहे हैं कि कौन इस समूह में शामिल होगा और कौन इस समूह में शामिल नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह। अगर अभी तक के एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं हुआ होगा तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 है भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह। अब भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह, तो हो सकता है ना कि मुझे जो क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा लग रहा हो वो दूसरे को अच्छा ना लगे। अब सबका पसंद क्या होगा, अलग अलग हो सकता है ना, तो किसको शामिल करे किसको ना करे ये तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी में कोई क्राइटेरिया लगा दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी वे हैं जो जिन्होंने क्या किया है, शतक लगाए हैं, जिन्होंने मैच में क्रिकेट मैच में शतक लगाए हुए हैं। तो अब तो हो गया ना, क्राइटेरिया लगा दिया, तो जिन्होंने शतक सेंचुरी लगाया होगा उसको क्या करेंगे, अच्छे खिलाड़ी के समूह में रख लेंगे। वही देखिएगा, तो भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह ये समुच्चय नहीं है। लेकिन जैसे ही आते हैं भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह, अच्छे वे हैं जिन्होंने शतक लगाया है, तब तो ये हो जाएगा क्योंकि क्राइटेरिया लगा दिया।
यही क्या था, समुच्चय था। तो समुच्चय क्या है, फिर से समझेंगे। सेट क्या है, व्हाट इज सेट? तो ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, संग्रह है। उसी को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब समुच्चय के को निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के की दो विधियां हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं, वही है। पहला सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं, कौन कौन? रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म को ही बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए, जिसको हिंदी में कहेंगे तालिका रूप, या इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, या सारणी रूप। और दूसरा जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। तो चलिए देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी सेट है तो उस सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे का जो सिंबल है ना, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, कॉमन लगा लगा के एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे लिखा गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के क्या लिखा गया है, एलिमेंट को लिखा गया। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, तो इसमें इसी को उसके गुण के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। देखते हैं ये क्या है, तो देख रहे हैं कि सब क्या है, इसके अंदर ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आया हुआ है सब क्या है, पूर्णांक ही है। वही लिख देंगे। लिखने का समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है जो भी है ना, तो ए बराबर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट तो देते ही हैं, एक्स सच डेट एक्स, अपने से कोई भी चर ले लेंगे, वाई सच डेट वाई या जेड सच डेट जेड। तो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स लिखते हैं। उसके बाद जो भी गुण ये एलिमेंट धारण करते हैं ना, उस गुण को लिखते हैं। तो क्या है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, पूर्णांक है, तथा -3 लेस देन एक्स लेस देन 4, मतलब एक्स का मान जो है -3 से बड़ा या -3 के बराबर, और 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वही ना है, मतलब देखो जितना, देखिए जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें है। इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट को लिख दिया गया है, ठीक है, स्पष्ट रूप से। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक एलिमेंट को ना लिखकर वो जो गुण धारण कर रहा है, उस जो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को दर्शा दिया गया। तो जब भी इस तरीके से लिखा जाए तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। तो एक और एग्जांपल समझते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर को। जैसे ये है, तो क्या है, बी एक सेट है जिसके अंदर में क्या है, AEIOU एलिमेंट है। अब इसी को अगर हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम देख रहे हैं कि AEIOU क्या है, अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो इसी को लिख दिया गया कैसे, प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, B = X सच दैट X क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो यही होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें देखते हैं। अच्छा, इस सेट के अंदर में जो लिखा गया है ये सब है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये इस सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। जैसे -3 क्या हो गया, सेट ए का एलिमेंट हो गया। -2 क्या हो गया, इस सेट ए का एलिमेंट हो गया। तो सेट के अंदर जो भी आता है वो क्या होता है, सेट का एलिमेंट, अवयव या मेंबर, सदस्य कहलाते हैं। अब इसको दिखाने का थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे हम बात करें -3 का, -3 क्या है, सेट के अंदर है ना, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, -3 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते हैं कि -3 क्या है, ए का सदस्य है, -3 सेट ए का एलिमेंट है। और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब -3
सेट ए का अवयव है, -3 जो है सेट ए का मेंबर है, -3 बिलोंग्स टू ए। अगर इसमें देखते हैं, इसमें कहीं 6 नहीं ना है, तो अगर लिखना है तो 6 तो इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का साइन है, अब जब इसको काट देते हैं ना, तो कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं इसको, तो क्या है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 तो ए में नहीं ना है, मतलब 6 कहाँ आया इसमें, तो 6 तो ए का अवयव नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मीनिंग निकला कि 6 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब 6 ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, सेट के अंदर में जो एलिमेंट, सेट के अंदर में जो लिखा रहता है क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, अब बात करें कि किसी सेट के अंदर में कितना एलिमेंट है, तो उस सेट के अंदर में एलिमेंट को काउंट करने के लिए एक वर्ड आता है कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे सेट ए है, तो सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो कार्डिनलिटी सेट ए की कार्डिनलिटी कितना हो गया, 8। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 8 हो गया। ठीक है, तो यही है क्या है, सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग को जो देखना है वो देखना है टाइप्स ऑफ सेट। चलिए देखते हैं, तो समुच्चयों के प्रकार में क्या है, तो पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं या इम्पटी सेट बोलते हैं। इसके नाम से ही पता है कि इसमें क्या होगा, इम्पटी, खाली होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इम्पटी सेट को जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, एम्प्टी सेट को इस तरीके से क्या जाता है, केवल कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से सूचित किया जाता है फाइल, तो ये क्या है, इम्पटी सेट है। तो इम्पटी सेट को सूचित करते हैं वैसे केवल कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं या फिर फाइल लिखते हैं। ये किसका सिंबल है, तो इम्पटी सेट का। ठीक है, इम्पटी सेट क्या है, तो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होता है, इम्पटी सेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं एकल समुच्चय। नाम से ही पता है एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, मतलब वो समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव हो, एक एलिमेंट हो, वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। जैसे लिख दिया जाए ऐसे, ये क्या हो गया, एक सेट है जिसके अंदर में क्या है, केवल 5 है, एक ही एलिमेंट है, तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अब आते हैं युग्म समुच्चय, पेयर सेट। तो युग्म समुच्चय क्या है, तो जिसके अंदर में 2 एलिमेंट हो, जिसके अंदर में 2 मेंबर हो, क्या होता है, वो होता है पेयर सेट। तो युग्म समुच्चय क्या है, जिसके अंदर में 2 एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि एक ए सेट है जिसके अंदर 2 आ गया, 3 आ गया, तो क्या हो गया, पेयर सेट हो गया। वैसे एक बी सेट है जिसके अंदर में क्या आ गया, ए और ई आ गया, तो ये भी क्या है, पेयर सेट है। तो पेयर सेट क्या है, जिसके अंदर में 2 एलिमेंट है। ठीक है, देखो फिर से देख लेते हैं, रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। एकल समुच्चय में सेट के अंदर ओनली 1 एलिमेंट होता है, और युग्म समुच्चय पेयर सेट में सेट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगला जो है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। तब इस समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चयों का समुच्चय को समझने के लिए इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि यदि किसी सेट के अंदर का प्रत्येक एलिमेंट भी सेट हो तो वो क्या होता है, एक समुच्चयों का समुच्चय होता है। मतलब यदि किसी सेट का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक एलिमेंट भी सेट हो तो वो क्या होता है, समुच्चयों का समुच्चय होता है। मतलब कहने का क्या मीनिंग है, जैसे एक ए सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5, तो एक पूरा सेट। तो हम देख रहे हैं कि ए जो सेट है इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट और तीनों क्या है, जो एलिमेंट है वो भी खुद सेट है। तो यदि किसी सेट का प्रत्येक अवयव भी एक सेट हो तो क्या होता है, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि इसका क्या है, 1 2, ये जो सेट 1 2 है ये इसका एलिमेंट है, का सेट 3 है ये भी सेट ए का एलिमेंट है, सेट 4 5 है ये भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय हो जाएगा। तो ये समुच्चयों का समुच्चय है। लेकिन वही अगर हम बात करें इसकी, देखेंगे थोड़ा सा, 2 3
4 6 0। अगर इसकी हम बात करें और पूछे कि क्या ये समुच्चयों का समुच्चय है, सेट ऑफ सेट्स है, तो ये सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है कौन कौन है, पहले ये है और ये है, ठीक है, ये एलिमेंट इसमें भी है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तो सेट है, ठीक है, ये एलिमेंट जो है ये भी सेट के फॉर्म में है, लेकिन ये एलिमेंट सेट के फॉर्म में नहीं है। तो समुच्चय कब कहेंगे, सेट ऑफ सेट्स कब कहेंगे, जब प्रत्येक एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट हो इसके अंदर, वो सभी क्या हो, सेट के फॉर्म में हो, तब कहेंगे कि क्या है, वो समुच्चयों का समुच्चय है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो सेट के फॉर्म में है, ये भी है, लेकिन ये सेट नहीं है, सेट के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, समुच्चय का समुच्चय। मतलब एक भी एलिमेंट अगर अंदर का समुच्चय सेट के रूप में नहीं है, तो वो क्या होगा, समुच्चयों का समुच्चय नहीं होगा। तो ये समुच्चय का समुच्चय नहीं होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग अगला क्या समझना है। अगला जो पॉइंट है उप समुच्चय, सबसेट। तब सबसेट क्या होता है, सबसेट यदि दो समुच्चय लेते हैं ए और बी, तो कहता है कि ए का प्रत्येक, मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, तो क्या कहते हैं कि सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि ए है, एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सेट उप समुच्चय का डिफिनेशन क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का, ऐसे सबसेट का सिंबल इस तरीके से होता है, ये किसका सिंबल है, सबसेट का है। मतलब ए सबसेट यदि बी है ना, तो ए इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी, ठीक है, पढ़ेंगे क्या, ए सबसेट बी हो। अब ए सबसेट बी का मीनिंग क्या निकलता है कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, बी में। तो देखते हैं, चलिए देखें, तो ए में क्या है, 1 है तो 1 इसमें भी है, 2 है तो 2 इसमें भी है, 3 है तो 3 इसमें भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए सबसेट बी। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए हम ले लेते हैं 4 5 6 और बी ले लेते हैं 4 6 5, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 4 है, बी में भी 4 है, ए में 5 है, बी में भी 5 है, ए में 6 है, बी में भी 6 है। तो हम क्या कर देंगे कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में है, तो हम कह देंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या बी ए का सबसेट नहीं है, तो चलिए देखते हैं। हम करें बी ए का सबसेट है कि नहीं, तो देखते हैं, बी में क्या है, 4 है, ए में भी 4 है, बी में 6 है, ए में भी 6 है, बी में 5 है, ए में भी 5 है। तो हम देख रहे हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए का भी क्या है, सबसेट है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो क्या होता है कि दोनों सेट बराबर होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों समान ही सेट है, एक ही सेट है, हम ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो जब कभी भी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों सेट आपस में क्या है, ए और बी बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो गया, ए और बी बराबर हो गया। सेट में 4 5 6, ए में क्या है 4 5 6 है ना, बी में भी क्या है 4 5 6। सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं करता है, ऑर्डर को इधर उधर लिख सकते हैं, तो दोनों क्या है, सेम सेट है, ठीक है। अब आते हैं उचित उप समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय क्या है, तो उचित अब उप समुच्चय में क्या होता है, इसमें भी दो सेट लेते हैं, मान लीजिए कि दो सेट ए और बी हो गया। तब इसमें क्या होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ज्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, तब क्या कहते हैं उसको, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। मतलब ए का, जैसे मान लेते हैं, चलिए ए क्या हो गया 1 2 3 हो गया, और बी ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, एक और ले लीजिए 4 से अच्छी बना लेते हैं, कितना हो गया। तो अब हमें देखना है उचित उप समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय क्या कहता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उचित उप समुच्चय का जो सिंबल है वो इस तरीके से है, ए प्रॉपर सबसेट बी, ये सिंबल है सबसेट का और ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। तो इसको पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। अब ए प्रॉपर सबसेट बी कब होगा, तो एक प्रत्येक
अवयव बी में हो, परंतु बी में एक ज्यादा, कम से कम एक ज्यादा हो, अधिक से अधिक कितना भी ज्यादा हो चलेगा, ए का सब बी में होना चाहिए, परंतु बी में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए। जैसे इसमें बात करें, देखते हैं, तो ए में एक है, बी में भी एक है, ए में दो है, बी में भी दो है, ए में तीन है, बी में भी तीन है, और बी में क्या है, एक ज्यादा भी है ना, चार। तो ज्यादा हो है तो ठीक है, अगर ज्यादा नहीं है तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में एक्स्ट्रा भी है, तो हम कह देंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, लेकिन वही जब हम बात करते हैं इसकी, कि ए में है एक दो तीन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 लेते हैं, अच्छा सी डी लिख लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी सेट लेते हैं 7 8 -3, और डी सेट ले लेते हैं -3 8 और 7। तब हम बात करें तो हम देख रहे हैं, पता करना है कि क्या सी डी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सी, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सी का प्रत्येक एलिमेंट डी में होना चाहिए और डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले सी में 7 है, 7 इसमें भी है, 8 है, 8 इसमें भी है, -3 है, -3 इसमें भी है, परंतु डी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, सी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा किसका। लेकिन हाँ, अगर सबसेट की बात करें तो सबसेट तो हो जाएगा। सबसेट मतलब कहने का ओवरऑल मीनिंग क्या है कि प्रत्येक प्रॉपर सबसेट होता है, परंतु प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक प्रॉपर सबसेट होता है, परंतु प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, डी का, लेकिन वही बात करें तो सी सबसेट हो जाएगा किसका, डी का। मतलब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में मेनली डिफरेंस क्या है, तो प्रॉपर सबसेट के लिए मतलब जिसका प्रॉपर सबसेट होगा ना, उसमें एक एक्स्ट्रा, मतलब कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए। और सबसेट के लिए अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो भी ठीक, और नहीं है तो उतना एलिमेंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो यही था सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डिफरेंस। सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में देखें तो अब हम लोग देखेंगे किसी सेट का कितना सबसेट पॉसिबल है, मतलब किसी सेट का कितना उप समुच्चय निकाला जा सकता है, कितना हो सकता है, और किसी सेट का कितना प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए एक सेट है, तो अगर हमें पता करना है कि इसका कितना सबसेट बनेगा, ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि इसका कितना सबसेट हो सकता है तो वो कैसे पता करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी भी सेट का एक सबसेट फाई होता है और एक वो खुद सेट होता है, मतलब सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब किसी भी सेट का एक तो फाई सबसेट होगा और एक वो सेट खुद का सबसेट होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, पहला क्या हो गया, 5 हो जाएगा। उसके अलावा अब क्या हो जाएगा, 8। पहले एक एक एलिमेंट को लेंगे, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, एक एक एलिमेंट ले लिए, खत्म हो गया। अब दो एलिमेंट लेते हैं, तो 1 2 फिर हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 2 3, हो गया। और एक क्या हो जाएगा, ये खुद भी तो होगा 1 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू का 8 हो गया इसमें। तो अब हम देख रहे हैं अब क्या है, सबसेट ही है ना, देखेंगे सबसेट 1, अरे ये जो है 1 जो है क्या है, 1 इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। फिर 2 इसमें है 2, तब सबसेट का डिफिनेशन क्या था कि सेट ए सेट बी का सबसेट कब कहलाता है, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। इसमें तो 2 केवल है तो 2 तो इसमें है नहीं, इसमें 3 केवल है तो इसमें 3 है नहीं, इसमें 1 2 है तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब क्या है, ये सब क्या है, इसका सेट ए का सबसेट हो गया है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट निकला, 8। अगर हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, एक लेते हैं एग्जांपल 1, मान लीजिए एग्जांपल 2 लेते हैं। अगर बी सेट है, अगर इस तरीके से हो, तब देखते हैं कि इसमें अगर निकालें तो इसका क्या होगा, तो क्या बोले हैं
कि किसी भी सेट का एक सबसेट 5 और दूसरा वो खुद का सबसेट होता है। तो एक 5 हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट लेते हैं, पहले एक, फिर क्या होगा 2, अब दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो इसका कितना सबसेट पॉसिबल हुआ, 1 2 3 4। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू का हो गया। ठीक है, अगर हम केवल लेते एक ही एलिमेंट लेते, मान लीजिए सी एक सेट है जिसमें केवल क्या है 5 है, अगर इसका सबसेट निकालना है तो क्या होगा, तो एक तो इसका सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसेट सबसेट्स, एक तो 5 होगा और एक तो ये होगा, तो कितना हो रहा है 2। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स एक 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इसमें इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना था 1, और ए सेट में एलिमेंट कितना था 1 2 3। तो एक तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको कितना लिखेंगे 4 को 2 के पावर 2, और 2 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है क्या, कि किसी भी सेट में यदि हमें क्या निकालना है, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं 2 के पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जैसे ए में टोटल कितना एलिमेंट था 1 2 3, तो इसके ए का सबसेट कितना होगा, तो 2 के पावर 3 8। वैसे ही बी में टोटल कितना एलिमेंट था 1 2 2 एलिमेंट था, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना पॉसिबल है, तो वो हो जाएगा 2 के पावर 2 4। फिर वैसे ही देखें सी क्या था 5 था, इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, केवल 5 है, तो इसका कितना सबसेट पॉसिबल है, तो 2 के पावर जो एलिमेंट की संख्या होगी 1, 2 के पावर 1 2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, क्या देखेंगे यहां से, नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट। तो क्या होता है, तो 2 के पावर n, और जहां पे वेयर n क्या होता है, तो n होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, जहां पे n जो होता है सेट का एलिमेंट की संख्या, सेट में अवयवों की संख्या होता है। ठीक है, जैसे इसी पे एक एग्जांपल दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए कि यदि कोई सेट है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5 है, तो उसका पूछा जाए कि उसका टोटल कितना सबसेट पॉसिबल है। जैसे हम एक सेट लेते हैं, मान लीजिए कि क्या हो गया, डी एक सबसेट हो गया, सॉरी डी एक सेट हो गया, क्या ए बी सी डी ई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितना सबसेट पॉसिबल होगा, तो हम सीधा निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना पॉसिबल है 32 को इसका सबसेट बने। ठीक है, तो बना के भी दिखा सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो 5 हो जाएगा, फिर ए होगा, बी होगा, पहले एक एक लेंगे, फिर 2 2 लेंगे, फिर 3 3 लेंगे, फिर 4 4 लेंगे, फिर 5 को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितना पॉसिबल होगा 32 होगा। ठीक है, अब आते हैं कि किसी भी सेट के अंदर कितना प्रॉपर सबसेट संभव है, किसी भी सेट का कितना प्रॉपर सबसेट हो सकता है। लिखेंगे किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट की संख्या, अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिख ही देते हैं, किसी भी सेट में सबसेट की संख्या। तो किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट की संख्या के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा, प्रॉपर सबसेट जब भी पूछा जाएगा कि किसी सेट का कितना प्रॉपर सबसेट संभव है, पॉसिबल है, तो इसमें क्या करते हैं, वो जो खुद सेट होता था ना सबसेट में, तो उसको भी लेते थे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में केवल उसको हटा देंगे। मतलब जो सेट होगा ना जिसका पूछेगा प्रॉपर सबसेट,
उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और बाकी का जितना भी सेट सबसेट बनता था ना उस सबको ले लेंगे। जैसे इसमें क्या है कि इसका देख रहे हैं कि सबसेट तो ये सब हो गया, तो इसमें ये भी तो के अंदर, और ये क्या है, सेट ए ही ना है। तो अब क्या करेंगे, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेंगे। तो देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7, ठीक है। अब इसके प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो फिर वही जिस तरीके से सबसेट को लिखते थे वैसे लिखेंगे। 5 हो जाएगा, एक होगा 5, एक होगा 6, एक होगा 7, एक एक एलिमेंट ले लिए। अब दो दो एलिमेंट लेते हैं तो क्या होगा, 5 6, फिर होगा 5 7, फिर हो जाएगा 5 6 7। और सबसेट में क्या करते थे कि इसको भी लेते थे, लेकिन अब प्रॉपर सबसेट में क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। तो क्या हुआ प्रॉपर सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गया। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सबसेट्स इन ए सेट, तो कितना होता है, तो 2 के पावर n माइनस 1, मतलब जो भी आया होगा ना 2 के पावर n, उसमें से एक हटा, जैसे इसमें 2 के पावर एलिमेंट कितना था 3, तो 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 8 माइनस 1, तो 7 हो जाएगा। वैसे ही अगर बात की जाए एग्जाम्पल दे अगला, जैसे एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बी एक सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट है -3 5 2 3। अगर पूछा जाए कि इसका टोटल कितना प्रॉपर सबसेट संभव है, पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, सीधा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन ए सेट कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n माइनस 1, फॉर्मूला ही हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1। तो 2 के पावर n कितना था, कितना है, 1 2 3 4, 4 है ना एलिमेंट, अरे बी के अंदर तो 4 है माइनस का 1, तो 2 के पावर 4 16 माइनस 1, तो कितना बनेगा, 15 को बनेगा। 15 को प्रॉपर सबसेट पॉसिबल है। तो यही था किसी भी सेट का सबसेट कितना संभव है और किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट कितना निकाला जा सकता है ये। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी रिलेशन से रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट जरूरी होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, और फिर हम लोग तब क्लास 12 का जो रिलेशन टॉपिक है, रिलेशन चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट and subscribe our YouTube channel. Thanks for watching this video.